नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। अर्थशास्त्र यानी धन का शास्त्र किसी भी व्यक्ति को एक अच्छा व्यापारी बनने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उसे एक अच्छा अर्थशास्त्री यानी एक इकोनॉमिस्ट होना ज़रूरी है। उसके अंदर अर्थशास्त्र के साधारण गुण ही उसे कई परेशानियों से बचा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सांख्यिकी की। सांख्यिकी जिसके बारे में कहा जाता है कि अर्थशास्त्र और गणित की सीमा पर जो शास्त्र स्थित है उसे सांख्यिकी कहते हैं। इसी तरह सांख्यिकी शास्त्र के बारे में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें आपको बताने जा रहे हैं जो परीक्षा उपयोगी है और विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में आपके काम आएगी। दोस्तों, मैं हूं पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से विकास टेकरे और हम बात करने जा रहे हैं बीए अंतिम वर्ष यानी बीए फाइनल ईयर इकोनॉमिक्स के सेकंड पेपर सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स। और इसका लेसन है सेकंड, द्वितीय अध्याय। पहले अध्याय के बारे में हम बता चुके हैं, पूरा एनालिसिस कर चुके हैं। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिंक पड़ी है, आप उससे फर्स्ट लेसन को देख सकते हैं। सेकंड लेसन है कार्य, महत्व तथा अविश्वसनीयता, स्टैटिक्स, फंक्शन, इम्पोर्टेंट एंड डिस्ट्रस्ट। बीए फाइनल ईयर सेकंड पेपर सेकंड लेसन और मैं हूं आपका दोस्त विकास टेकरे। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं हम सेकंड लेसन की और ये है पहला। दोस्तों, पहले लेसन में जो हमने पढ़े थे वह सांख्यिकी और समंक क्या होते हैं इसके बारे में हमने पढ़े थे और समंक के कार्य, सांख्यिकी सीमाएं, सांख्यिकी के क्षेत्र ये हमने पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे सांख्यिकी का कार्य, इसका महत्व और इसके अविश्वसनीयता के कारण। तो हम पहले पढ़ते हैं सांख्यिकी के कार्य। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो टेट की परिभाषा आपको बताती है, यह सांख्यिकी की जब आप किसी भी प्रश्न को हल कर रहे हैं, चाहे वो सांख्यिकी का हो या इतिहास का हो या विज्ञान से संबंधित हो, तो अगर आप किसी एक इतिहासकार या एक अच्छे विद्वान की परिभाषाओं को लिखते हैं, शब्दों को लिखते हैं, तो उससे प्रभाव पड़ता है। कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। और आप देख सकते हैं, आप भले ही कंटेंट कुछ भी लिखें लेकिन आप पूरी सफाई से लिखें ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। तो आप देख सकते हैं टेट के अनुसार आप समंकों से सांख्यिकी विज्ञान द्वारा सांख्यिकी माप की गणना करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसे याद कर लीजिएगा। आप समंकों से सांख्यिकी विज्ञान द्वारा सांख्यिकी माप की गणना करते हैं। सांख्यिकी के 3 भाग होते हैं। पहला समंक, व्हाट इज दिस पेन हो चल रहा, 3 भाग होते हैं। पहला समंक, दूसरा होता है सांख्यिकी विज्ञान और तीसरा होता है सांख्यिकी माप। तो इस परिभाषा से आप इसके प्रकार भी जान सकते हैं। अतः जहाँ समंक है वहाँ सांख्यिकी विज्ञान उपस्थित है। इस प्रकार वर्तमान काल में सांख्यिकी सभी ज्ञान के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। सांख्यिकी के महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार है। हम हमारे पिछले वीडियो में केवल पॉइंट लिख कर उन्हें समझाते थे, लेकिन हमने इस बार नया प्रयोग किया है। हमने कुछ लाइनें भी आपको समझाने के लिए लिखी हैं पॉइंट के अंदर, ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। पहला, तथ्यों का संख्याओं में प्रस्तुतिकरण। तथ्यों का संख्याओं में प्रस्तुतिकरण। मैं आपको लास्ट में एक ऐसी परिभाषा बताऊंगा जिसमें आप सांख्यिकी का कार्य, महत्व, विशेषताएं सभी केवल 4 लाइनों से लिख सकते हैं। लेकिन पहले आप इन्हें समझिए। तथ्यों का संख्याओं में प्रस्तुतिकरण। सांख्यिकी मतलब संख्या, समंक, आंकड़े। और आंकड़े जो होते हैं वो हमेशा शब्दों की बजाय अंकों में होते हैं। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। सांख्यिकी का कार्य तथ्यों को सही रूप से संख्या में प्रस्तुत करना है। इससे तथ्यों को समझने व उनके प्रस्तुतिकरण में आसानी आती है। किसी तथ्य को वाक्य के स्थान पर संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना सांख्यिकी का प्रमुख कार्य है। पहला बिंदु समझ में आ गया? क्योंकि जो सांख्यिकी होती है, जो समंक या आंकड़े होते हैं, वो हमेशा संख्यात्मक रूप में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं,
तो अब हम उनको 5 और 0 ही लिख कर बताएंगे ना। 50 बच्चे हैं, अब उनको इसी तरह से लिखेंगे। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, तथ्यों का सरल व संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण। सांख्यिकी औसत, प्रतिशत, चित्र, रेखा चित्र जैसी गणितीय विधियों द्वारा सांख्यिकी के आसान से आसान शब्दों में समझाता है। इन विधियों के जरिए साधारण व्यक्ति भी इन्हें समझ सकता है। आपने देखा होगा कि कई बार जो इकोनॉमिक्स में ग्राफ बने होते हैं कि कई बार आपने मांग पूर्ति वाले ग्राफ देखे होंगे कि जब मांग बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ती है, लेकिन जो पूर्ति होती है वो भी बढ़ती है और फिर उत्पादन भी बढ़ता है। तो ग्राफ के जरिए किसी को भी समझाना आसान होता है। एक फॉर द एग्जाम्पल, भारत के 640 शहरों का एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें से टॉप 10 शहरों के बारे में बताया गया है। इंदौर, ग्वालियर, ऐसे 10 शहर ले लिए और उसमें सभी का बताया कि इनका लिंगानुपात कैसा है। इससे तुलना करना आसान हो जाता है और एक आम इंसान भी इन्हें समझ सकता है। तीसरा पॉइंट, तथ्यों में संबंध स्थापित करना। क्योंकि जब तथ्यों में संबंध होगा तभी आप उनसे किसी भी प्रकार का आंसर निकाल सकते हैं, और अगर संबंध ही नहीं है तो गलत आंसर निकलेगा। सांख्यिकी के माध्यम से 2 या 2 से अधिक समूहों के तथ्यों में संबंध स्थापित किया जाता है तथा इसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि दोनों समूह में कोई संबंध है या नहीं। इस कार्य के लिए सांख्यिकी में सहसंबंध गुणांक का प्रयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट देखते हैं, तथ्यों की आपस में तुलना करना, कंपैरिजन। सांख्यिकी का एक प्रमुख कार्य तथ्यों की आपस में तुलना करना है। यह कार्य औसत, दर, गुणांक, रेखाचित्र द्वारा किया जाता है। इसमें तथ्यों व आंकड़ों को समझने में आसानी होती है। जैसे कि जब शिक्षा रिपोर्ट आती है भारत की, तो हम देखते हैं कि केरल हमेशा टॉप पर रहता है और बिहार सबसे नीचे रहता है। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया जा सकता है शिक्षा का। कंपैरिजन कैसा कि केरल की शिक्षा क्यों बेहतर है और बिहार की शिक्षा क्यों पिछड़ी है। तो तथ्यों की आपस में तुलना करके बेहतर बनाया जा सकता है एक दूसरे को। अब हम देखते हैं आगे 5वां बिंदु है पूर्वानुमान लगाना। सांख्यिकी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पूर्वानुमान लगाना। जैसे कि अभी पूर्वानुमान लगाया गया है कि चीन की आबादी 142 करोड़ है, लेकिन 2030 तक भारत की आबादी जो अभी तकरीबन 135 करोड़ है, चीन को पछाड़कर 145 करोड़ हो जाएगी। तो ये अनुमान लगाया है। ये अनुमान सटीक इसलिए क्योंकि 135 से ऐसा नहीं है कि 165 बोल दिए जो हमें असंभव लगे। सांख्यिकी में ऐसे अनुमान लगाए जाते हैं जो वास्तविकता के काफ़ी करीब होते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसे ध्यान रखिएगा। सांख्यिकी के द्वारा वर्तमान समस्या के स्वरूप के आधार पर भविष्य के लिए अनुमान लगाए जाते हैं। भविष्य के अनुमान लगाने का कार्य वह गणना विधियों द्वारा किया जाता है। योजनाओं व उत्पादन में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। फॉर द एग्जाम्पल, टाटा कंपनी अनुमान लगाती है कि 2030 तक उसके 50 लाख वाहन बिक जाएंगे। तो इसके लिए उसे क्या करना होगा, उसे 50 लाख वाहन बनाने की योजना बनानी होगी। लेकिन वो यह अनुमान ही नहीं लगाएगी तो वाहन नहीं बनाएगी, और वाहन नहीं बनाएगी और एकदम से जब डिमांड बढ़ेगी तो उसके ऊपर प्रेशर बन जाएगा और उसको फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। तो इस तरह सांख्यिकी में अनुमान लगाकर कई बार फायदे भी होते हैं। ये और भी बिंदु हैं, मैं इन्हें आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। समस्याओं का स्वरूप प्रकट करना। सांख्यिकी समस्याओं का सबसे पहले स्वरूप प्रकट करती है, उसके बाद उसका निवारण करती है। नीति निर्धारण में सहायता करना। पूर्वानुमान लगाकर किसी भी योजना का या फिर आंकड़े प्रस्तुत कर किसी भी योजना की जानकारी या रूपरेखा बनाई जाती है ताकि राष्ट्र का विकास हो। समंकों को एकत्रित करना, यानी आंकड़ों या जानकारियों को एकत्रित करना। जो परिभाषा मैं आपको बता रहा था वो हॉरेस सेक्राइस्ट की है। अगर आप इस परिभाषा को ध्यान से पढ़ें या याद कर लें तो आप काफ़ी प्रश्नों को हल कर लेंगे। समंकों से हमारा तात्पर्य तथ्यों के उस समूह से है जो विभिन्न कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जो संख्या में अभिव्यक्त किए जाते हैं।
एक उचित मात्रा में शुद्धता के अनुसार उनकी गणना की जाती है अथवा अनुमानित किए जाते हैं। किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए एक सुव्यवस्थित ढंग से संकलित किए जाते हैं तथा जिन्हें आपसी संबंध के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रहे, किसी भी परिभाषा को सबसे महत्वपूर्ण तब माना जाता है जब वो उसके संबंधित विषय की ज़्यादा से ज़्यादा विशेषताओं को बताती हो, इसलिए उस विचारक की परिभाषा को ज़्यादा बढ़ाया जाता है। वरना बाउले ने भी सिंपल कहा है कि सांख्यिकी वो है जो संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं और जहाँ एक दूसरे से संबंध स्थापित होता है। लेकिन इनकी परिभाषा को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इनकी परिभाषा सांख्यिकी की ज़्यादा से ज़्यादा विशेषताओं को बताती है। जैसे कि सांख्यिक समकों से हमारा तात्पर्य तथ्यों के उस समूह से है। क्या हो गया? तथ्यों का समूह जो विभिन्न कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जो संख्या में अभिव्यक्त होते हैं तथा एक उचित मात्रा में शुद्धता के अनुसार उनकी गणना की जाती है तथा अनुमानित पूर्वानुमान वाला किए जाते हैं तथा पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए एक सुव्यवस्थित ढंग से संकलित किए जाते हैं तथा जिन्हें आपसी संबंध में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए कितनी सारी विशेषताएं हो गई इसकी, जो तथ्यों में प्रस्तुत हो, सांख्यिकी जो संख्या में अभिव्यक्त हो, शुद्धता उसमें परखी जाए, एक निश्चित उद्देश्य हो, अनुमानित यानी पूर्वानुमान लगाना, और उनमें तथ्यों में आपसी संबंध हो। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी विशेषताएं बन गई। अगर आलोचनात्मक क्वेश्चन आए तो आप इन्हीं विशेषताओं को लिखकर और डिस्क्रिप्शन में उल्टा लिख दीजिए, यानी कि इन्हीं की आलोचना कर दीजिए। अगर उद्देश्य आया तो आप इन्हीं को लिख सकते हैं, विशेषता आया तो आप इन्हीं को लिख सकते हैं, महत्व आया तो आप इन्हीं को लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ा? हमने सांख्यिकी के कार्य पढ़े हैं। अब हम जाते हैं आगे। आगे आता है सांख्यिकी का महत्व। दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है सांख्यिकी में, तो आप इसे ध्यान से पढ़ें। सांख्यिकी का महत्व, राजनीतिक क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व, सामाजिक क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व, आर्थिक क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व। और एक और बिंदु जो हम लिखना भूल गए थे उसे हमने इधर लिखा है। एक बिंदु जो और है वो बिंदु है वैज्ञानिक क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व। तो हम पहले बिंदु से शुरुआत करते हैं। पहले हम ऊपर पढ़ते हैं। इन दो अर्थशास्त्रियों में जिसकी परिभाषा आपको अच्छी लगे आप उसको ऊपर प्रस्तावना के साथ लिख सकते हैं। किसी भी आंसर को लिखने से पहले 2-3 लाइन का ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखे, मतलब इंट्रोडक्शन लिखे, ताकि थोड़ा शो भी हो और थोड़ा अच्छा भी लगे। कुशल नागरिक के लिए सांख्यिकी विचार एक दिन उतना ही आवश्यक हो जाएगा जितना कि पढ़ने लिखने की योग्यता का होना है। ये कथन किसका है? H.G. वेल्स। ये कहते हैं कि सांख्यिकी हमारे जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना पढ़ना लिखना है। इनकी बात भी सही है क्योंकि आंकड़ों के बगैर तो हम रह नहीं सकते हैं। टिपेट ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर एक दिन तक जो दुनिया भर में आंकड़े एकत्रित होते हैं, जो समंक होते हैं, उन्हें हटा दिया जाए तो दुनिया की आर्थिक स्थिति खत्म हो जाएगी। टिपेट ने कहा एक आश्चर्यजनक सीमा तक हमारी संस्कृति सांख्यिकी संस्कृति की ओर है। सांख्यिकी संस्कृति की ओर है। माफ़ कीजिएगा, M. ब्लेयर ने कहा है यदि समाचार पत्रों या पत्रिकाओं से या फिर जो सेंसेक्स या निफ्टी जो स्टॉक एक्सचेंज वाले होते हैं, अगर उनमें से एक दिन के आंकड़ों को हटा दिया जाए तो पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति खत्म हो जाएगी। पहले बिंदु पर आते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सांख्यिकी का जन्म कैसे हुआ। तो यह बड़ी अच्छी बात है कि सांख्यिकी का जन्म राज्य से हुआ है। सांख्यिकी का जन्म राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए ही हुआ। सर्वप्रथम राज्यों के द्वारा ही सांख्यिकी का प्रयोग किया गया था, अतः इसे राज्य तंत्र का विज्ञान तथा राजाओं का विज्ञान कहा जाता है, साइंस ऑफ किंग कहा जाता है। और आपको जानना भी चाहिए कि सर्वप्रथम 3050 वर्ष ईसा पूर्व मिस्र में सांख्यिकी का उपयोग हुआ था। किस काम में? पिरामिडों को
गिनने के लिए, उनके आंकड़े बनाने के लिए, उनकी संरचना में जो समंक लगते थे उसके लिए 3050 वर्ष पूर्व मिस्र में। सांख्यिकी स्टैटिक्स, जिसे इंग्लिश में स्टैटिक्स कहते हैं, यह स्टेट शब्द से ही मिलकर बना है। स्टैटिक्स स्टैट शब्द से ही मिलकर बना है, यानी ये राज्य का अभिन्न अंग रहा होगा। अतः समंक को शासन के नेत्र कहा जाता है। राज्य द्वारा या राष्ट्र द्वारा सैन्य शक्ति रिकॉर्ड से लेकर जनसंख्या, आय व्यय, उत्पादन तथा आपराधिक जानकारियों की प्राप्ति हेतु समंक का उपयोग किया जाता है। सरकारों के लिए समंकों का महत्व निम्न प्रकार है। अब हम देखते हैं। पहला, राज्य सांख्यिकी से जनसंख्या की स्थिति, जन्म व मृत्यु दर, औसत आयु, व्यापारिक स्थिति जैसी महत्वपूर्ण आंकड़े प्राप्त करती हैं। हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट आती है। वो कैसे आती है? पहले सरकार आंकड़े एकत्रित करती होगी, उसके बाद ही उन रिपोर्ट्स को देती होगी, और इन रिपोर्ट्स के जरिए ही हमें पता चलता है कि हमारा विकास हो रहा है या नहीं। दूसरा पॉइंट, बजट निर्माण में सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? पूर्वानुमान। पिछले एक वर्ष में देखा जाता है कि किन क्षेत्रों में विकास हुआ है और किन क्षेत्रों में नहीं हुआ है। उसके अनुसार आने वाले एक वर्ष का अनुमान लगाया जाता है कि किन क्षेत्रों में कितना विकास हो सकता है, हम कितना पैसा दें। फॉर द एग्जाम्पल, स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर उदाहरण के लिए 3000 करोड़ दे रही है केंद्र सरकार, तो पहले ये देखेगी कि 3000 करोड़ अगले एक साल में कैसे कैसे खर्च होंगे। तो इस तरह पूर्वानुमान लगाकर पंचवर्षीय योजना या फिर महत्वपूर्ण योजनाएं या बजट बनाए जाते हैं। तीसरा, राष्ट्रीय आय व रोजगार की स्थिति ज्ञात करने में सहायक। चौथा, व्यापार और व्यवसाय, बैंकिंग, यातायात आदि स्थिति को जानने में सहायक। पांचवा, पंचवर्षीय योजनाओं व विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण अनुमान लगाने में सहायक। छठवां, राजनीतिक दलों द्वारा अन्य दलों की जनता में स्थिति को आंकने में सहायक। छठवें पॉइंट का एक अच्छा उदाहरण है कि किसी भी चुनाव से पहले जो एग्जिट पोल आते हैं न्यूज़ चैनल्स द्वारा, वो इसका उदाहरण देखा जा सकता है, जो बताती है कि किसकी पार्टी का कितना प्रभाव है लोगों में। तो वो आंकड़े एकत्र करके ही आपको बताती हैं। दूसरा पॉइंट, सामाजिक क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व। एक बात बता दूं, अगर एक पेपर में पूछा कि राजनीतिक क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व बताइए, तो आप इतना लिख दीजिए और उसके बाद इन्हीं पॉइंट्स, जो 6 पॉइंट है, इन 6 पॉइंट को लिख दीजिएगा। सामाजिक क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व। किसी भी राज्य का प्रमुख अंग समाज होता है। सांख्यिकी के जरिए दहेज, जाति प्रथा, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे विभिन्न समस्याओं के स्वरूप को जाना जाता है, ताकि एक बेहतर समाज का निर्माण कर सके। जी हाँ, सरकार ऐसे ही विभिन्न आंकड़ों के जरिए पता लगाती है कि समाज का विकास हो रहा है या नहीं, और फिर इसके जरिए ही नई नई योजनाएं बनाती है और हमारा डेवलपमेंट होता है। तीसरा पॉइंट, आर्थिक क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व। आर्थिक क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व असीमित है। समंक से लेकर अनुमानित तथ्यों तक आर्थिक क्षेत्र का निर्माण सांख्यिकी के जरिए होता है। आर्थिक क्षेत्र में नियोजन के महत्व को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। दोस्तों, जो आर्थिक क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व है, इसे 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया जाता है। पहला, आर्थिक नियोजन तथा सांख्यिकी। नियोजन मतलब प्लानिंग, योजना बनाना। कोई भी देश जब नियोजन के माध्यम से अपना विकास करना चाहता है, तो सर्वप्रथम अपने प्राकृतिक साधनों, भौतिक साधनों तथा आर्थिक साधनों का मूल्यांकन करता है। साधनों का मूल्यांकन करते समय समंकों का सहारा लेना पड़ता है, अन्य देशों से तुलना करना पड़ता है। आर्थिक नियोजन करना, विभिन्न योजनाओं को बनाने में समंक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारतीय योजना आयोग ने भी सांख्यिकी के महत्व स्वीकार करते हुए लिखा है कि नियोजन हेतु देश का आर्थिक विकास समंकों के आधिकारिक प्रयोग पर निर्भर करता है। विकास समंकों के आधिकारिक प्रयोग पर निर्भर करता है। क्या कहा है? विकास समंकों के आधिकारिक प्रयोग पर निर्भर करता है। और जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं बनती है, वो भी इसी प्लानिंग के आधार पर बनती है। पहले पूरे डेटा मतलब समंक जुटाए जाते हैं और उसके बाद ही योजनाएं बनती है। टिबेट ने कहा है, समंकों के बिना नियोजन की कल्पना भी
नहीं की जा सकती। क्या कहा है? समंकों के बिना नियोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब हम अगला बिंदु देखेंगे। ये चौथा बिंदु है, दूसरा बिंदु माफ कीजिए, पहला भी हुआ। पहला कौन सा बिंदु अभी हमने पढ़े हैं? नियोजन के क्षेत्र में आर्थिक नियोजन तथा सांख्यिकी पढ़े हैं। आर्थिक क्षेत्र में सांख्यिकी के महत्व का पहला बिंदु पढ़े हैं। अब दूसरा पढ़ते हैं, व्यापार तथा वाणिज्य एवं सांख्यिकी। समंकों के बिना व्यापार जगत का और किसी देश की अर्थव्यवस्था का रह पाना असंभव है। व्यापार, उद्योग, बैंक, बीमा, यातायात, संचार जैसी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए समंकों यानी डेटा का बहुत आवश्यक होता है। एक उत्पादन उपभोग का स्तर जानकर ही उत्पादन करता है। उत्पादन लागत पर ही मूल्य निर्धारित होते हैं। उक्त कार्य समंकों के आधार पर ही किया जाता है। बॉर्डिंगटन ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। इन्होंने कहा, एक सफल व्यापारी वही है जिसके अनुमान वास्तविकता के बहुत निकट होते हैं। क्योंकि अनुमान लगाना बहुत कठिन काम होता है। अगर आपका सही अनुमान लगा तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको अनुमान थोड़ा आगे या पीछे हो गया तो आप बहुत बड़ा नुकसान सह सकते हैं। एक अच्छा उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। जो हमारे डेटा होते हैं ना, हमारे पर्सनल डेटा, फेसबुक इनका इस्तेमाल कैसे करती है। जैसे कि आपने फेसबुक पर कुछ सर्च किया या फिर किसी ऐप पर कुछ खरीदारी की, तो वो ऐप फेसबुक को जानकारी दे देता है। इनकी पहली सेटिंग होती है। फिर फेसबुक आपको वही एडवर्टाइजमेंट इंस्टाग्राम, जैसे फॉर द एग्ज़ाम्पल आपने क्या किया, व्हाट्सएप में किसी को एक कपड़े की लिंक भेजी कि ये कपड़ा अच्छा है, मैंने ख़रीदा है। फिर व्हाट्सएप ने इसको पढ़ लिया। अब वो उसी का एडवर्टाइजमेंट फेसबुक और इंस्टाग्राम में देगा, उसी तरह के कपड़े, ताकि आप लुभ जाएं और उन कपड़ों को ख़रीद लें और इससे फेसबुक का फ़ायदा होगा। इसने क्या किया, हमारे पर्सनल डेटा का यूज़ किया। अब इसके पास ये आंकड़े नहीं होते तो ये कैसे करता, कैसे कैसे फ़ायदा उठाता। तो यहाँ पर बॉर्डिंगटन की बात सिद्ध होती है। एक सफल व्यापारी वही है जिसके अनुमान वास्तविकता के बहुत निकट हो। यानी इनने अनुमान लगाया कि यार इसकी पसंद ऐसी है, मैं इसको ऐसा दूंगा तो ये ज़रूर ले लेगा। यूट्यूब में आप देखेंगे, आप जिस तरह की वीडियो देखते हैं ज़्यादातर, यूट्यूब आपको वैसे ही वीडियो रिकमेंडेड करेगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि यार यूट्यूब को कैसे पता चल जाता है कि मैं ऐसे वीडियो पसंद करता हूँ, और आप उन्हीं वीडियो को बार बार क्लिक करके देखने लग जाते हैं। खैर, हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में उपयोग। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी सांख्यिकी का बड़ा ही महत्व है। अर्थशास्त्र में प्रत्येक विभाग, चाहे वे उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण या राजस्व हो, उन्हें समंकों की आवश्यकता होती है। उपभोग के क्षेत्र में उदासीन वक्र रेखा, उपयोगिता ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता नियम, उपभोक्ता की बचत, मांग पूर्ति का नियम आदि के विश्लेषण में रेखा चित्र तथा आंकड़ों का उपयोग होते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू कहा था, मांग पूर्ति के नियम में रेखा चित्र होता है, देखा होगा आपने। जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ये बिंदु है, जैसे ये क्या है, ये मांग है और ये पूर्ति है। तो यहाँ पर होता कैसा है, जब मांग बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ता है और पूर्ति भी बढ़ती है, तो ये ऐसा वक्र जाता है। तो ये जो इस तरह का जो आंकड़ों के ज़रिए समझाया जाता है, इसे एक आम इंसान को भी समझाएं तो आसानी से समझ जाएगा। लेकिन अगर सूत्र वूत्र होते यहाँ पर और किसी को बोलते कि ये लो हमने पेश कर दिया, तो कोई नॉर्मल इंसान नहीं समझ पाता। सांख्यिकी की ये अच्छी बात है कि आंकड़ों के जरिए वो समझा देती है। वर्तमान में आर्थिक सिद्धांत का विवेचन गणित तथा सांख्यिकी के उस माध्यम से होने लगा है जिसे अर्थशास्त्र में गणितीय अर्थशास्त्र कहा जाता है। सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? गणितीय अर्थशास्त्र कहा जाता है। वैज्ञानिक क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व। सांख्यिकी का प्रयोग विज्ञान की नई नई खोजों में हो रहा है। अलग अलग विषयों व नियमों की जांच में सांख्यिकी का उपयोग हो रहा है। डॉक्टर निश्चित माप के ब्लड प्रेशर, तापमान व हृदय गति के आधार पर ही दवा देते हैं। यह मात्रा भी सांख्यिकी की है। दोस्तों, जो मात्राएं हैं, जो संख्यात्मक आंकड़े हैं, वो सब सांख्यिकी के अंडर आते हैं। ये बात है। अब हम देखते हैं तीसरा विषय और आखिरी विषय,
सांख्यिकी या समंकों के प्रति अविश्वास। क्यों ज़्यादातर लोग सांख्यिकी को आसानी से नहीं समझ पाते हैं इतनी सरल होने के बाद भी, और क्यों लोग इसके प्रति अविश्वास यानी कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं यार इसे, डिस्ट्रस्ट क्यों होता है, जानते हैं। अविश्वास के प्रमुख कारण। सांख्यिकी एक गणितीय तथा तकनीकी विषय है। सभी व्यक्ति सांख्यिकी विधियों का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति को गणित तो नहीं आती, यानी आती है लेकिन वो इतना बड़ा गणितज्ञ तो नहीं होता है, और उससे तकनीकी ज्ञान भी उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो उस समंकों के स्वरूप की जांच कैसे करना है एक आम इंसान नहीं जानता है, जिसके कारण उन्हें कन्फ्यूज़न होती है। केवल वे ही व्यक्ति सांख्यिकी की विधियों का प्रयोग ठीक से कर सकते हैं जिन्हें गणित का ज्ञान है, तथा वे ही समंकों को ठीक से जान सकते हैं जिन्हें गणित का प्रारंभिक और तकनीकी ज्ञान है। यानी नॉर्मल इंसान के लिए सांख्यिकी उतनी आसान भी नहीं है। मानचित्र या रेखाचित्र की बात अलग है। समंकों का दुरुपयोग। सांख्यिकी ऐसी विधि है जो पूरी तरह तथ्यों पर आधारित है, लेकिन अगर तथ्यों में कुछ गड़बड़ी कर दी जाए तो पूरी रिपोर्ट गलत हो जाती है, और इससे एक भ्रामकता फैलती है जिसके जरिए उस क्षेत्र का विकास रुक सकता है। तो इस तरह अगर ईमानदारी न बरती जाए, शुद्धता न बरती जाए, जो हॉरेस सेक्राइस्ट ने कहा है कि शुद्धता होनी चाहिए, अगर शुद्धता न हो तो समंकों का दुरुपयोग होना आम बात हो जाएगी। सांख्यिकी की सीमाओं की उपेक्षा करना। प्रायः सांख्यिकी की सीमाओं पर ध्यान न देकर समंकों का प्रयोग किया जाता है तथा समंकों के बारे में अविश्वास की स्थिति बनती है। सांख्यिकी की निम्न सीमाओं का पालन नहीं करने पर परिणाम अविश्वसनीय प्राप्त होते हैं। ये जो बिंदु मैंने आपको बताया था कि आप सीमा तक भी पढ़ सकते हैं हॉरेस सेक्राइट्स की परिभाषा से। एक परिभाषा से देखिए, संख्यात्मक तथ्य, समूह का अध्ययन, एकरूपता, ये सब उसी से। और आप इन 6 बिंदुओं को ध्यान रखें क्योंकि इनसे ऑब्जेक्टिव बन के आते हैं, पढ़ते हैं। सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है। क्या करती है? केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है। दूसरा, सांख्यिकी समूह का अध्ययन करती है, न कि व्यक्तिगत इकाइयों का। ये समष्टि अर्थशास्त्र वाली हरकत कर रही है यहाँ पर। ये केवल समूहों का अध्ययन करती है, न कि किसी चिरकुट लोगों का। समंक में एकरूपता तथा सजातीयता होना चाहिए। सांख्यिकी का प्रयोग जानकार लोगों ही द्वारा किया जाता है। ऊपर पढ़े हमने, आम लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। सांख्यिकी नियम केवल दीर्घकाल में ही सत्य होते हैं, यानी ये एलोपैथी की तरह है। एलोपैथी मतलब आयुर्वेदी की तरह है। इसके जो फायदे हैं वो दीर्घकाल में मिलते हैं, तुरंत में नहीं मिलते हैं। जैसे हमने इस साल 2021 का बजट लाए, तो 2021 के बजट से क्या फ़ायदा होगा ये तो सिर्फ 2022 में ही पता चलेगा। इसका सिर्फ अभी अनुमान लगाया जा सकता है। सांख्यिकी के अंतिम बिंदु है, सांख्यिकी के विश्लेषण संदर्भ सहित होना चाहिए। सांख्यिकी के विश्लेषण संदर्भ सहित होना चाहिए। अब हम अगला बिंदु देखते हैं, चौथा पॉइंट, विषय की अज्ञानता। कई बार कहा जाता है कि अज्ञानी व्यक्ति से भी खतरनाक होता है अल्पज्ञानी। मतलब भले ही कुछ मालूम ना हो वो चल जाएगा, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान अगर मालूम है तो आप लोगों को कंफ्यूज करेंगे। आप कहेंगे कि शायद ऐसा हो सकता है, तो सामने वाले के मन में और कन्फ्यूज़न होगी। अगर आपको मालूम नहीं रहेगा तो आप सीधे कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर मालूम रहेगा तो हो सकता है, आप कहेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर अल्पज्ञानी मतलब आधा नॉलेज वाले इंसान होंगे तो आप कहेंगे कि हाँ यार शायद ऐसा हो सकता होगा। इससे आप भी कंफ्यूज, वो भी कंफ्यूज, घंटा लाल। अब पढ़ते हैं विषय की अज्ञानता। यदि सांख्यिकी विधियों का पूर्ण ज्ञान नहीं होता
सांख्यिकी को मतलब जो सांख्यिकी को पढ़ता है, जैसे अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्री होता है वैसे सांख्यिकी का सांख्यिक होता है। यदि सांख्यिकी को सांख्यिकी विधियों का पूर्ण ज्ञान नहीं होता तो उसके द्वारा निकाले गए परिणाम भ्रमपूर्ण तथा अविश्वसनीय हो सकते हैं। अतः तथ्यों के स्वीकार करने से पूर्व उसकी गणितीय प्रणाली की जांच कर लेनी चाहिए। 5वां, परस्पर विरोधी आंकड़ों का मिलना। जब किसी एक समस्या के संबंध में भिन्न भिन्न स्रोत से विरोधी आंकड़े प्राप्त होते हैं तो समंक या आंकड़े के प्रति अविश्वास की भावना जागृत होती है। जैसे कि हमने एक पिछले वाले पॉइंट में क्या कहा था आपको, हमने कहा था कि समंकों का दुरुपयोग हो सकता है। जैसे दो तरफ से आंकड़े आए, अब दोनों एक दूसरे के, अब जैसे जो समंक इकट्ठे करते हैं वो इंसान ही तो होते हैं ना। अब ऐसा तो नहीं है मशीन जगह जगह जा जाकर आंकड़े इकट्ठे करती हो। अब लोग एक दूसरे के विरोधी हैं तो वो आंकड़े भी एक दूसरे के खिलाफ बना देंगे, इससे पूरी खिचड़ी बन जाएगी। जैसे उदाहरण देखते हैं, दिनांक 16 अगस्त 1998 को भारत बंद का ऐलान विरोधी दलों ने किया था। सत्ता पक्ष का कहना था कि बंद 80% असफल रहा, जबकि दूसरी ओर विरोधी पक्ष का कहना था कि भारत बंद 80% सफल रहा। अब यह प्रश्न उठता है कि सत्ता पक्ष के आंकड़ों को जनता सत्य माने या विरोधी दल के आंकड़ों पर विश्वास किया जाए। यही प्रकृति समंक के प्रति अविश्वास पैदा करती है, इसलिए शुद्धता होना इसमें बहुत अनिवार्य है। अब देखते हैं प्रमुख प्रश्न। सांख्यिकी का कार्य। सांख्यिकी के कार्य हमने सबसे पहले ही पढ़े थे, आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए। तथ्यों का प्रस्तुतीकरण, तथ्यों में संबंध स्थापित करना, पूर्वानुमान लगाना, और दूसरा है सांख्यिकी द्वारा समस्या के वर्तमान स्वरूप के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। भविष्य का पूर्वानुमान मतलब भविष्य का ही अनुमान लगाएंगे। सांख्यिकी के माध्यम से दो या दो से अधिक समूहों के तथ्यों में खालिस्तान स्थापित किया जाता है, संबंध स्थापित किया जाता है। अब आपको अगला प्रश्न देते हैं, सांख्यिकी का कार्य नहीं है। अगर आपको सांख्यिकी के कार्य याद है तो आप आराम से नीति निर्धारण टिक कर देंगे। नीति निर्धारण में सहायक का काम करती है सांख्यिकी, नीति निर्धारण खुद नहीं करती है। सांख्यिकी का प्रयोग होता है वाणिज्य में, अर्थशास्त्र में और विज्ञान में, यह हमने पढ़ चुके हैं। तो ये थे सांख्यिकी, ये अंतिम वर्ष की। और हम आपको जाते जाते अब स्रोत बता देते हैं कि हमने कहाँ से हमारी जानकारी ली। तो ये थी भाई सांख्यिकी पुस्तक, और ये थी मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल, और ये इस तरह है। इसके लेखक हैं प्रोफेसर SL कोठारी, पूर्व प्राचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय रतलाम, डॉक्टर मिलिंद कोठारी। और मैं आपको सेकंड पेपर भी दिखा देता हूँ, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में करता हूँ। आप ये सेकंड पेपर देख सकते हैं। ये इस तरह से जो सारणी में समझाया जाता है, जो एक आम इंसान समझ सकता है। जैसे कि यहाँ पर अलग अलग देशों का घनत्व तो बताया गया है। यह भारत का घनत्व 221, चीन का 123, अमेरिका का 22, रूस का 11। तो इसमें कोई भी आम इंसान समझ सकता है कि किस देश का घनत्व ज़्यादा है, तुलना कर सकता है आसानी से। और ये सांख्यिकी के प्रति अविश्वास, या आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं इसे। यहाँ पर किसी ने कहा है कि कुछ काले झूठ होते हैं, कुछ सफ़ेद झूठ होते हैं और बहुरंगी झूठ होते हैं। जो बहुरंगी झूठ होते हैं वे सांख्यिकी जैसे इंद्रधनुष के समान होते हैं। तो ये किस संदर्भ में है? सांख्यिकी के प्रति अविश्वास के संदर्भ में। आप यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न आते हैं। तो जो इस तरह के प्रश्न हैं, झूठ 3 प्रकार के होते हैं, अभी हमने पढ़े। समंक की गीली मिट्टी के समान है, जिससे आप देवता या दानव जो भी चाहें बना सकते हैं। तो ये सांख्यिकी के प्रति अविश्वास वाले टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। और जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो आप ये देख सकते हैं।
दोस्तों ख़त्म हो रहा है हमारा वीडियो में जाते जाते बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप आखिर तक बने। आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मुझे खुद बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा। मैं खुद सांख्यिकी मतलब इकोनॉमिक्स में वीक हूँ, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को चैलेंज की तरह लेते हैं तो मज़ा आता है, और इस चैलेंज को लेने के बाद मैं उसे औरों में बांटता हूँ, मतलब आपकी भी मदद हो। ताकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स को देखा हूँ मैंने कि जिनके पास बुक्स है लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता, और कॉलेज में काफ़ी मिडिल क्लास स्टूडेंट्स की तो ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें घर भी चलाना होता है, तो उन्हें पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ता है, जिसके कारण प्रॉब्लम्स बहुत होती है, पढ़ाई हट जाती है। तो आप एक नॉर्मल स्टडीज़ के ज़रिए यूट्यूब हो गया या फिर किसी भी तरीके से आसानी से पढ़ सके, मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। और इतना कहना चाहता हूँ कि मैं बेस्ट नहीं हूँ और ना ही आप बेस्ट हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे को समझें और एक दूसरे की मदद करें तो हम थोड़े थोड़े बेस्ट तो बन ही सकते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, कोई भी पूरी तरह अच्छा नहीं हो सकता। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, रोमन कवि डेसिमस लिविनियस का कथन है, ज्ञान सभी को चाहिए लेकिन उसकी कीमत चुकाने के लिए कम ही लोग तैयार होते हैं। जय हिंद।